हेलो एवरीवन। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असुर सीजन 2 के थर्ड एपिसोड को। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की। अब हमें शुभ का जो बचपन दिखाया गया था लास्ट एपिसोड में, वो जिस हरिद्वार के आश्रम में ठहरा हुआ था, वहाँ के एक बाबा को जान से मार देता है, जो कि वहाँ का एक उत्तरदायित्व होता है। उसको जान से मारता है, लेकिन वो मरते वक्त कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए कहता था ताकि मैं तुम्हें आगे इस आश्रम को संभालने के लिए उत्तरदायित्व चुन सकूँ। फिर वो कहता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ। और फिर हमें पता लगता है कि वहाँ पे जितने भी आश्रम में रहने वाले लोग थे, उन सभी को शुभ ने मार डाला है। उसने जहरीला पानी सबको पिलाकर वहीं पर वहीं सबको मार डाला। तो फिर वहाँ से चला गया। फिर निखिल को और उसकी पूरी टीम को यानी फोरेंसिक डिपार्टमेंट को एक लाश मिलती है, जो कि नदी के किनारे होती है। हमें पता लगता है कि डेथ को 10 दिन हो गए यहीं पानी में तैरते हुए। अब वो उसकी तैयारी करते हैं कि किसने मारा है, कहाँ है, क्या छानबीन करना शुरू कर देते हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट उसकी लाश की। फिर ईशानी, जिसको रसूल पर शक था, वो निखिल को बताती है कि सर मुझे एक छोटा सा डाउट है। जब वो कहता है कि बताओ, अपने मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। जब वो कहती है कि मुझे डाउट हो रहा है कि रसूल इन समय मिला हुआ है, वो हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन की हमारी रिपोर्ट आती है उन सबको लीक कर देता है, आगे बता देता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब मर्डर के पीछे, असुर के पीछे उसी का हाथ है। वो ऐसा कुछ करा रहा है, वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक करता है, जिससे कि हम हमेशा मार खा जाते हैं। चापो कहता है कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम बिना किसी एविडेंस के किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते, ना ही सवाल खड़ा कर सकते और ना ही उस पर केस कर सकते। इसलिए हमें एविडेंस चाहिए होगा, और यह गलती मैं पहले कर चुका हूँ डीजे के साथ। इसलिए तुम पहले एविडेंस लेके आओ और उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे नैना शुभ के पोर्टल को स्टडी कर रही होती है, जहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ उनके लिए है नहीं, बस स्ट्रीमिंग है, पॉडकास्ट है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कुछ मैसेज नहीं है। जहाँ पे वो देखती है और डीजे उसको बताता है कि ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कमेंट बार बार आ रहा है जो कि 777 के नाम से होता है। फिर वो उस कमेंट को डिकोड करने के लिए बहुत सी कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिर इसको हम डिकोड कैसे करें। फिर हमें पता चलता है कि जो मैनेजमेंट हमें इस केस को स्टडी करने के लिए, इस केस को सोल्व करने के लिए दिखाई गई थी, उसको हटा के वो दूसरे मैनेजमेंट ऑफिसर को टेक ओवर कर दी गई है। यानी कि अब उनकी जगह पर दूसरे लोग आके इस केस को स्टडी करेंगे, काम करेंगे। ये फैसला उनके हेड डिपार्टमेंट का था, जो सुनने के बाद टीम के मेंबर्स जैसे कि नुसरत, निखिल, ईशानी, इन सबको बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उनके सर ने उनको ये बात पहले बताई नहीं। अब ये सब मिलकर काम करते हैं, दोनों मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दूसरे मैनेजमेंट वाले ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी अच्छाई के कारण तुमको अब तक एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला है, तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है, तुम उसको पकड़ पाए हो। अगर उसको पकड़ना है तो तुम्हें उसकी तरह सोचना होगा, उसकी तरह सारे काम करने होंगे। ऐसे भलापन के रहोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। अगर मेरे नज़रिए से देखो और मेरे नज़रिए से इसको सोल्व करना, क्योंकि अब उसको केस को टेक ओवर ये आदमी कर चुका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीजे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में जाता है उस आदमी से मिलने के लिए जिसने जगदीश को और साथ साथ सुख जैसे इतने बड़े खूंखार मर्डर को छुड़ाने के लिए मदद की थी। और वहाँ से जाकर उसको पता चलता है कि मुझे सिर्फ टिप मिली थी, मुझे अपने बाइक को छुड़ाना है। मेरे बाइक के साथ साथ शुभ भी वहाँ से जेल से फरार होकर आया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि इसके बाद वो कहाँ गया था, कहाँ पे मुझे इसका पता मिल सकता है। जब वो बताता है कि हो सकता है इसके बाद वो हरिद्वार गया हो, कि वो उसका वहाँ जाना लगा रहता था। उनका कहना था कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, जो कि हर एक समस्या का सोल्यूशन इसके पास रहता था और एकदम फैक्चुअल सोल्यूशन रहता था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़का दिखाया जाता है हिमाचल में उस धर्मशाला में जहाँ पे डीजे अपना कुछ समय व्यतीत करके आया था। वहाँ पे एक छोटा लड़का होता है जिसको प्रिडिक्शन होती है कि आगे होने वाला क्या है। वो उसकी एक झलक हमें दिखाई जाती है कि वो बस से जा रहे होते हैं पहाड़ के रास्ते से, जहाँ पे वो लड़का बस को रुकवा देता है और कहता है कि आप आगे जाने में खतरा है, बस को यहीं रुक दो। फिर हमें पता चलता है कि खतरे के तौर पर वहाँ पे पहाड़ के पत्थर टूट के नीचे आ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने साथियों की जान बचाने के लिए उसने बस रुकवाई थी। वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ, उस लड़के को प्रोडिक्शन करना आता है, वो पता लगा लेता है कि आगे होने वाला क्या भविष्य है। अब डीजे हरिद्वार जाके पता करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ के लोग भी उसकी बढ़ाई कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना प्रतिभाशाली लड़का कभी भी नहीं देखा। कुछ वर्ष पहले यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत से साधु मारे गए थे, बहुत से बाबा मारे गए थे जहरीले पानी पीने की वजह से। लेकिन उसमें से 2 लोग बचे थे। एक तो था शुभ, जो कि उसके बाद किसी को भी दिखाई नहीं दिया, और एक लड़की बची थी जिसका नाम था रविंद्र श्रीवास्तव, जो कि अभी इस टाइम यहाँ पे नहीं रहती। वो एक नक्कड़ कला केंद्र में काम करती है। अब वहाँ पे वो वृंदा को मिलने के लिए डीजे जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वृंदा को अच्छे से पता होगा कि शुभ का कैरेक्टर कैसा था, वो बचपन में, और अब वो कहाँ मिल सकता है। तो वो वृंदा से मिलने के लिए वहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वृंदा जो होती है वो आंखों से ब्लाइंड होती है, उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी एक बहुत सी खूबसूरत सी पेंटिंग बना रही होती है। तो वहाँ से वो पता करता है, जहाँ पे वृंदा कहती है कि वो मेरे जीवन में एक अंधे की लकड़ी की तरह बन के आया था, मेरे जीवन का सहारा वही था, मैं आंखों से दिखाई नहीं देता मुझे, लेकिन मैं उसकी आंखों से पूरी दुनिया देखती थी। इसके जैसा लड़का मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। यहाँ पे डीजे उसको बताता है, एक कड़वा सा उसको बताता है कि आज के टाइम में वो एक बहुत बड़ा मर्डरर है और बहुत से खून कर चुका है, और उसको पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम ही जानते हो उसके बारे में कि वह हमें काम मिल सकता है। यहाँ पे वो उसको अपने घर से बाहर पे निकाल देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए।
और डीजे वहाँ से वापस आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ईशानी जो है वो अपना पूरा फोकस रखती है कि वो रसूल का पता लगाए कि आखिर वो करता क्या है, कैसे मैं इसको पकड़ सकती हूँ। लेकिन जब भी वो अपने सर निखिल से बात करने की कोशिश करती है, निखिल उसकी बात को इग्नोर करता है। फिर एक दिन वो सबूत दिखाती है, उसको एक पेन ड्राइव मिलती है उसके घर में, जहाँ पर उसके पेन ड्राइव में पूरी कुंडली होती है ईशानी के बारे में रसूल के पास। वो उस पेन ड्राइव को चुरा लेती है और अपने निखिल सर को दिखाती है, जहाँ पे निखिल कहता है कि अभी इस समय हमारे पूरा फोकस अटैक पे होता है, क्योंकि उनको एक लीड मिली हुई होती है, एक टिप मिली होती है कि अटैक होने वाला है, जो अटैक करने वाला है शुभ, और वो करने वाला है अटैक होने वाला है अश्विनी नक्षत्र नाम के एक बंदे पर। अब उसको पता लगाने के लिए पूरी टीम, फोरेंसिक टीम, उस पर फोकस कर रही होती है। अब ये टिप उसको मिलती कहाँ से? ये टिप मिलती है भाई डीजे से। डीजे अपना पूरा फोकस डाल देता है अपनी टीम नैना के साथ, और वो डिकोड करता है उस 777 वाले मैसेज को, यहाँ पे उनको पता चलता है कि अगला जो अटैक होने वाला है वो अश्विनी नक्षत्र पर होने वाला है। अब डीजे ये बात पता चलने के बाद नैना से साफ साफ कह देता है कि तुम ये बात किसको भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भी नहीं बताओगी, मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन नैना ये गलती करती है और उनको बता देती है। अब वहाँ पे रसूल होता है, उसको पता चल जाता है कि इनको पता लग गया है। अब वो आगे अपने बॉस को मैसेज कर देता है, यानी कि असुर को मैसेज कर देता है कि प्लान कैंसिल करो। और यहाँ पे दूसरी तरफ ईशानी उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन रसूल को पता लगता है कि ये उसकी जासूसी कर रही है, इसलिए वो उसको किडनैप करवा लेता है और ऑन द स्पॉट उसी के घर के अंदर सुसाइड करवा देता है, उसके जबते से उसको मार डालता है, मर्डर कर देता है। उसके बाद निखिल को पता चलता है कि ईशानी का मर्डर हो चुका है, जहाँ पे वो अपनी गलती का रियलाइज होता है। उसको पछतावा होता है कि ईशानी उसके पास आई थी एक अपना कॉन्सेप्ट लेके, अपना डाउट लेके, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं करी और उसकी वजह से आज वो मर चुकी है। और साथ ही साथ इस एपिसोड में निखिल को पता लग जाता है कि हाँ, अनऑफिशियल तरीके से डीजे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग रहा है और उसी ने स्वाति को मारा है। अब वो उसको पता क्या जाता है कि बहुत साल पहले मैंने गलती करी थी, लेकिन हम दूसरी गलती नहीं करने वाला, दूसरा सुर को पैदा मैं नहीं होने दूंगा, मैं आपको रोकते रहूँगा। और एट द एंड ईशानी इस एपिसोड में मर जाती है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ अगले एक्सप्लेनेशन में इसके एपिसोड 4 को लेकर। तब तक जय श्री राम।